हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। हम आपको यहां पर नीट 2024 के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना मतलब यहां कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ और आपको ये बताते हुए कि एनसीईआरटी से एक्चुअली में पेपर में कहाँ से आता है। आप अगर ध्यान से वीडियो को देखोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरों की तरह ये ऐसा नहीं होगा कि बस आपको चैनल पर बहकाने के लिए लाया गया है। आप एक बार वीडियो को देखना तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा वर्थ करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लगातार चैनल पर इन वीडियो को देखते रहोगे तो आपकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड अच्छा होगा। बस आप बिलीव करके इन वीडियोज़ को देखते रहना। और लगातार चैनल पर आपको 11th-12th क्लास की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, साथ ही साथ और भी बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोज़ भी आएंगी। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन चैप्टर को, जो कि हम एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स को हमने वन शॉर्ट वीडियो में कवर किया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लेना। शुरू करते हैं इवोल्यूशन को। तो देखिए भैया, ऐसा सीन है, यहाँ लिखा है कि इवोल्यूशन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? एक्चुअली इवोल्यूशन होता क्या है? टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द फ्लोरा एंड फोना that have occurred over millions of years on earth, we must have an understanding of the कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब हमें ये देखना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के कंटेक्स्ट में जितने परिवर्तन हुए हैं वो सब यहाँ पर देखने हैं। एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स, इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल कंस्टर्ड एंड कंजक्टेड स्टोरी, जो लोगों ने कहानियाँ बनाई उनको। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन यूनिवर्स इटसेल्फ। तो यहाँ इस चैप्टर में हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे किस तरह से एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेकर के इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन हुआ है, किस तरह से हुआ है, कब शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, क्या होगा आगे भविष्य में, ये इस चैप्टर में दिया गया है। शुरू करते हैं। बड़ा सा हेडिंग है ओरिजिन ऑफ लाइफ। When we look at the stars on a clear night sky, we are in a way looking back in the time. अगर आप पीछे स्टार्स को देख रहे हो तो आप समय में पीछे जा रहे हो। एंड stellar distance are measured in light years। ये सवाल यहाँ से बना लेंगे, नीट में आएगा। What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past. अगर आप stars को देख रहे हो तो आप past में झांक रहे हो। The origin of life is considered a unique event in the history of universe. The universe is vast. Relatively speaking, the earth itself is almost a speck. मतलब ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा यूनिवर्स है तो अर्थ जो एक छोटा सा डॉट है, बस एक बिंदी लगी है, ऐसा। द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, ओल्ड एंड ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट वाले नीट में आ सकता सवाल, यहाँ से पूछ लेंगे। एंड ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेज द यूनिवर्स। गैलेक्सीज कंटेन स्टार क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड ए स्पेक। फिर से बता रहे हैं, अर्थ बहुत छोटी है। द बिग बैंग थ्योरी attempts to explain to us the origin of universe. It talk on a singular huge explosion unimaginable in physical terms. बड़ा धमाका हुआ था, सब कुछ छिटक कर अलग हो गया था। The universe expanded and hence the temperature came down. यहाँ से मार्क करना है, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बनी कुछ समय बाद। ये हल्की गैसेस थी जो ऊपर एटमॉस्फेयर बनाया जिन्होंने। The gases condensed under gravitation and formed the galaxies of the present day universe. In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed. ये नीट में आ सकता है कि अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर बैक बनी है। There was no atmosphere on early Earth. Water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from molten mass covered the surface. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गैसेस थी जिसमें कि वाटर वेपर्स थी, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, मीथेन थी और कार्बन मोनोऑक्साइड थी, डाइऑक्साइड थी सॉरी, इन्होंने जाकर के वातावरण को घेर लिया था। और आपको बता दूं कि वाटर टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लिया था। उसके बाद जो ऑक्सीजन थी वो जुड़ गई थी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मीथेन के साथ में और बना लिया था उसने अमोनिया मीथेन टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर गैसेस। ध्यान रखना, शुरुआत में जो ऑक्सीजन थी वो जुड़ गई थी अमोनिया के साथ और मीथेन वगैरह के साथ, जिसने वाटर और CO2 वगैरह बनाए। ध्यान रखना, शुरुआती जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, क्योंकि हाइड्रोजन थी तो हाइड्रोजन भरी हुई थी तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग हो गया था। समझ आई? The ozone layer was formed and is cooled. The water vapor fell as rain to fill all the depressions of and
from oceans, life appeared 500 million year back after the formation of the earth. यहाँ से आपको नीट में स्टेटमेंट आएगा कि लाइफ जो है वो 500 साल बाद, 500 मिलियन साल बाद देखने को मिली, एंड ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक, क्योंकि ए जो आपको पता है अर्थ जो बताया इन्होंने वो 4.5 बिलियन ईयर बैक बताया है, तो इसके हिसाब से 4 बिलियन साल पहले लाइफ दिखी। तो ये लाइफ नॉन सेलुलर लाइफ की बात हो रही है, ऐसा है। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। तो कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि दूसरे ग्रह से स्पोर्स आए हैं और वो यहाँ के लाइफ बनाते हैं। एंड सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड द स्पोर्स एंड were transferred to different planets including the earth. पेंसपर्मिया जिन्हें हम कहते थे, पेंसपर्मिया स्टिल एन आइडिया, स्टिल एन फेवरेट आइडिया ऑफ फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। तो आज की तारीख में भी ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ग्रह दूसरे ग्रह से लाइफ आई है स्पोर्स की फॉर्म में, पेंसपर्मिया की फॉर्म में आई है और यहाँ पर आकर के जीवन का शुरुआत हुई, ऐसा। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रूटिंग मैटर लाइक स्ट्रो, मड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि जो सड़ी गली सब्जियाँ, सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनमें जीवन जो है स्वतः ही अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, परंतु लोगों ने इसकी खंडन किया, मतलब लोगों ने इसके जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ऐसा नहीं है, लाइफ जो है अपने आप ही पैदा नहीं होती है, ऐसा बताया गया। ठीक है ना। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को ख़त्म करता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे, लजारोस प्लैंजानी में आई थिंक थे, और जिन्होंने बताया था कि ये तो ऐसा होता है। ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि दिस वाज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी, यानी कि जीवन अपने आप ही पैदा हो जाता है। लुईस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड। तो यहाँ से मार्क करोगे, लुईस पास्चर ने स्वान नेक एक फ्लास्क बनाया था। ये सवाल यहाँ से अगर आ गया तो ठीक है, देख लेना। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किसका था? तो लुईस पास्चर का था। लुईस पास्चर ने एक ऐसा फ्लास्क बनाया था जिसकी गर्दन जो थी वो थोड़ी मुड़ी हुई थी, स्वान की तरह, गर्दन की तरह। एंड उन्होंने कहा कि एक उसको स्टरलाइज कर लिया था। उन्होंने कहा कि उसके अंदर उन्होंने किल्ड ईस्ट भर लिया और उसके बाद उसको फ्लास्क को जो है छोड़ दिया, तो उसमें कुछ भी पैदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसकी गर्दन तोड़ दी। गर्दन तोड़ने के बाद उसमें हवा घुस गई। तो हवा घुसने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर जिंदा ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। तो इन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर तब पैदा हुए जब उसके अंदर एयर गई। इसका मतलब जीवन जो है वो एयर में है, हवा में है, जीवन किल्ड ईस्ट में नहीं है, जीवन सड़ी गली चीज़ों में अपने आप पैदा नहीं होता। तो इस तरह से इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को काट दिया था, ये ध्यान रखना। तो हु डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन अगर पूछा गया तो आप बताओगे कि लुईस पास्चर ने इसे डिस्प्रूव किया था, ये ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है। एंड हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर द हाउ फर्स्ट लाइफ केम ऑन द अर्थ। इससे ये पता नहीं चला कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, पर अपने आप तो नहीं हुई, ऐसा है। और दूसरा अगर कोई पूछेगा कि जो आपकी सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? तो लुईस पास्चर ने किया। ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। सेल थ्योरी की वो लाइन है ना, ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो ये लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। ठीक है ना। अगला हेडिंग है, अगली लाइन है ओपेरिन ऑफ रसिया। पहला सवाल यहीं से मिलेगा, ओपेरिन ऑफ रसिया। रसिया जो ओपेरिन जो थे वो रसिया के थे। एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि ओपेरिन कहाँ के थे? रसिया के थे। हेल्डन इंग्लैंड के थे, ये सवाल बनेगा। इन्होंने जो है ये बताया कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले बने, पहले आरएनए प्रोटीन वगैरह बने, अमीनो एसिड्स बने, फिर बाद में उन्हीं से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा बताया। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द कंडीशन ऑफ अर्थ वर हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक इरप्शन, स्ट्रॉम, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, उसमें मीथेन, अमोनिया वगैरह भरी हुई थी। तो इन्होंने कहा हाई टेम्परेचर पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक जो आपकी जो थंडर स्टॉर्म्स वगैरह होती हैं उनकी वजह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जिससे बाद में मेम्ब्रेन वगैरह बनी। इन्होंने ऐसे बताया सेल मेम्ब्रेन बनी, और फिर धीरे धीरे एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ पानी के अंदर, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ से आपको याद करना है कि शुरुआती जो एटमॉस्फेयर था उसमें अमोनिया थी, मीथेन थी, ये याद करना है। एंड इन 1953 ईयर याद करना है, स्टैनले यूरे मिलर, इनको याद करना है, अमेरिकन थे, ये याद करना है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अगले पेज पर दिया गया है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया, हाँ जो ओपेरिन हेल्डन की थ्योरी थी, जो केमिकल इवोल्यूशन की वो बात कर रहे थे, वो सच है। ऐसा हो सकता है कि लगातार ऐसा एटमॉस्फेयर अगर लगातार रहे तो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन सकते हैं, ऐसा बताया। एंड
He created electric discharge in a closed flask containing methane, ammonia and hydrogen. तो इसमें जो है 2:1:2 का रेशो रखा गया। अमोनिया जो है एक अनुपात में ली गई, बाकी 2:2 अनुपात में जो था 2:2 रेशो में मीथेन और हाइड्रोजन ली गई। ये ध्यान रखना 2:1:2 का रेशो था इनमें। एंड वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान किया गया। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, वहाँ पर शुरुआत में देखा ग्लाइसिन जैसे सिंपल अमीनो एसिड बनते हुए इन्हें दिखाई दिए। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, कुछ लोगों को वहाँ शुगर मिली, कुछ लोगों को वहाँ नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट, फैट एक्सेट्रा मिले, पर शुरू में इन्हें अमीनो एसिड मिला था। ध्यान रखना, ग्लाइसिन बता देना अगर कोई पूछे तो। Analysis of meteorite contain also revealed similar compound indicating that similar processes are occurring elsewhere in the space. With this limited evidence, the first part of the conjecture study यानी chemical evolution इस तरह से समाप्त होता है। उसके बाद होता है biological evolution. We have no idea about how the first self-replicating molecule arose. कैसे पहला जीवन का self-replicating molecule बना, इसके बारे में आइडिया नहीं है, पर The first known cellular form of life could have originated 3 billion years back. ये नीट में आ सकता है। They would have been giant molecules, RNA, proteins, polysaccharide. तो आपकी किताब में वो चीज़ें नहीं दी गई, जैसे कोई सर्वेट्स एक थ्योरी है, माइक्रोस्फीयर की एक थ्योरी है, वो यहाँ नहीं है। तो पर इन्होंने कहा शुरुआत में ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल बने। एंड दीज कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर molecules. Perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million of year ago. तो ये कह रहे हैं कि first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million year ago, यानी 2 बिलियन ईयर ago तक नहीं बनी थी। सेल्यूलर की बात हो रही है। एंड these were probably single cells. All life form were in water environment only, सब कुछ पानी में था। And this version of biogenesis, that is the first form of life, arose slowly through evolutionary forces from the non-living molecules, is accepted by majority. However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. उसके नीचे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, लिखा है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी। अब हम एक थ्योरी की तरह इवोल्यूशन को पढ़ेंगे। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो ये फादर स्वरेज थे, उन्होंने एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दिया था। दिस थ्योरी हैज़ 3 कॉनोटेशन। ये थ्योरी कहती थी कि एक तो ये कहती थी कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। जो जैसा है वो ऐसा ही है, आज तक ऐसा ही है जैसा भगवान ने बनाया है। एंड टू दैट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। डाइवर्सिटी बदलेगी नहीं, हमेशा ऐसी रहेगी। 3 दैट द अर्थ इज अबाउट द 4000 ईयर्स ओल्ड। तो ये थ्योरी थी, ये बेकार की बात है, ऐसा नहीं है। ऑल दीज आइडिया वर स्ट्रॉन्गली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जब बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेड ड्यूरिंग ए सी वॉज इन ए सेल शिप HMS बीगल। ये पूछा जाएगा डार्विन का शिप क्या नाम क्या था, याद करना है, ठीक है। डार्विन के शिप का नाम पूछते हैं तो आप बता दोगे HMS बीगल था। राउंड द वर्ल्ड एंड चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लाइफ लिविंग फॉर्म share similarity to varying degree not only among themselves but also with the life form that existed million year ago. इन्होंने कहा पहले वालों से हम मैच करते हैं, जो आज है वो पिछले हजारों लाखों साल वालों से भी मैच करते हैं। Many such life form do not exist anymore. There had been extinction of different life form in the years gone by just as a new form of life arose. And at different period of history on earth there has been a gradual evolution of life form. Life form धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि जो था वो ऐसा ही रहेगा। Any population has built-in variation in characteristics. ये अच्छी लाइन है। ये कह रहे हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो उसे उस वातावरण में रहने के लिए योग्य बनाते हैं। ऐसे वेरिएशंस उस पॉपुलेशन में पाए जाते हैं जो उस वेरिएशन जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं उनके साथ साथ होने वाले चेंजेस के साथ साथ एक्सेप्टेंस लाते हैं, एडेप्टेशंस लाते हैं, जिससे आप उस एनवायरनमेंट में रहने लायक हों, ठीक है ना। And those characteristics which enable some to survive better in natural conditions, climate, food, physical factors, etc. would outbid others, और जो outbid करते हैं दूसरों के साथ में, और जो नहीं रह सकते, जो less endowed for the survive under such conditions, और वो कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसफ़र करते हैं और फिर जिससे आने वाली संतानें भी रह पाती हैं वहाँ पर। एंड अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस ऑन द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। फिटनेस का मतलब डार्विन के हिसाब से था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रेफर्स टू अल्टीमेटली एंड ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मतलब डार्विन के हिसाब से जो जिस बदलते वातावरण में रहते थे, जिनके अंदर ऐसे वेरिएशंस थे कि जो वहाँ रह सकते थे, वो उनको
उस वातावरण में रहने योग्य बनाते थे वेरिएशंस, जिससे कि वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी उनकी अच्छी मतलब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी उनकी अच्छी होती थी। वो उन कैरेक्टर्स को आगे भी जनरेशन में भेज सकते थे, जिससे कि आगे वाली जनरेशन भी सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है ना, या फिर क्रॉस ब्रीड करके दूसरों में भेजते थे ऐसा। हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स। ये कह रहे थे कि जो फिट हैं वो उनके ज़्यादा संतान होंगी, और उन संतानों में से फिर सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, और जो बचेंगे वो सर्वाइव करेंगे क्योंकि उनके अंदर एडेप्टेशंस थी। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हैंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर, जिन्हें नेचर सेलेक्ट कर लेगी। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। नीट में लाइन आएगी, पूछ सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है, बता दोगे। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट एल्फ्रेड वेलेस, a naturalist who worked in Malay archipelago, had and some also comes to similar conclusion around the same time. In due course of time, apparently new type of organism are recognizable. All the existing life forms share similarity and share common ancestors. However, these ancestors were present at different periods in the life history of life, Earth. जैसे कि epoch periods and eras, the geological history of Earth correlate with the evolutionary history or biological history of the Earth. A common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but billions of years old. तो अर्थ जो है, ये कह रहे हैं कि कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन ये है कि अर्थ जो है इज़ वेरी ओल्ड, बहुत ओल्ड है, 1000 साल पहले की नहीं, बहुत सालों पहले की, ऐसा है। व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब यहाँ पर आपको कुछ एविडेंसेस दिए गए हैं, जो एविडेंसेस ये बताएंगे कि इवोल्यूशन एक्चुअली होता है। एविडेंस मतलब ये आप जो पढ़ोगे इससे पता लगेगा कि इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो जैसा था वो वैसा ही है, ऐसा नहीं है। Evidences that evolution of life form has indeed taken place on Earth has come from many quarters. Fossils are remain of hard part of the life form found in rocks. Rocks form sediment and a cross section of earth crust indicate the arrangement of sediment. तो यहाँ से आपको सवाल एक आ सकता है, एक सवाल बस, कि आपको जो फॉसिल्स होते हैं वो कैसी रॉक्स में देखने को मिलते हैं। आंसर है सेडिमेंट, ये आएगा, लगा देना, ठीक है। One over the other, during the long history of the earth, different age rock sediment contain fossil of different life form who probably died during the formation of the earth. And some of them appear similar to modern organisms. They represent extinct organisms like dinosaurs. A study of fossil in different sedimentary layer indicate in the geological period in which they existed. The studied showed that life form varied over time and certain life form are restricted to certain geological time spans. Hence, new form of life have arisen at different time in the history of Earth. मतलब जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग जो हिस्ट्री है लाइफ की, उसमें मतलब अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने मिला, उसी के पूर्वज देखने को मिले जिनकी शेप साइज अलग अलग थे। ऑल दिस कॉल्ड द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि पैलेंटोलॉजी एक्चुअली क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, ये यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पैलेंटोलॉजी आपसे पूछा है तो आपकी फॉसिल की स्टडी, ठीक है ना, ये इस तरह का सवाल, पेलियो बोटनी, तो ये रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ इस वर्ड जो पैलेंटोलॉजिकल शब्द है इससे बनाएंगे, ये ध्यान रखना। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ द फॉसिल आर कैलकुलेटेड। डू यू रिकलेक्ट द, जो आपको पता है एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पता है ना आपको ये बात, रेडियो एक्टिव डेटिंग, कार्बन डेटिंग करते हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं। डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ द रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। तो देखो पिछला वाला पैराग्राफ आपको पैलेंटोलॉजी से था, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो थे वो बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। अगला है आपको, अगर आप मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप जो अर्थ क्रस्ट वगैरह को जा करके देखोगे, चट्टानों को खोद कर देखोगे, तो आपको समय समय पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एविडेंस देखने को मिलेंगे जो बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। वैसा ही नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि हमेशा से डाइवर्सिटी सेम थी, ऐसा नहीं है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, तो एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल, जिनका नाम है, अब याद कर लोगे। इन्होंने कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स। इन्होंने कहा एम्ब्रियोनिक स्टेज सभी वर्टिब्रेट्स में एक जैसी होती है, दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, एडल्ट में आकर के चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप ए रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लेट, सब में होता है, behind the head, but it is functional only in fish and not found in any other adult vertebrate. बाकी में नहीं मिलता, पर होता सब में है, एम्ब्रियो में। And however this proposal was disproved on, इन्होंने कहा है कि found, however this proposal was disproved on careful study performed by Karl Ernst von Baer,
वॉन बियर ने कहा है कि हाँ ये तो बात ठीक हो सकती है कि पूर्वज जो हैं आपके, मतलब इन्होंने कहा कि जैसे कि फिशेस जो है वो हमारी एंसेस्टर हैं, क्योंकि फिश में भी आपका वॉस्टियल गिल स्लिट्स मिलते हैं, सब में वर्टिब्रेट्स में सब में मिलते हैं वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। तो इससे तो हमारा मतलब हुआ कि फिशेस जो है हमारी एंसेस्टर हैं, हम एक जगह से ही ओरिजिनेट हुए हैं। लेकिन कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने कहा कि ठीक है चलो ऐसा है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो, जैसे किसी का एम्ब्रियो किसी की अडल्ट स्टेज से होकर गुजरता नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मतलब आपके रेप्टाइल्स का एम्ब्रियो है, तो ऐसा नहीं है कि रेप्टाइल्स का एम्ब्रियो पहले फिश बनेगा और फिर एम्फीबियन बनेगा और फिर एडल्ट रेप्टाइल बनेगा, ऐसा नहीं होता। हाँ एक लेवल पर अगर मान भी लेते हैं कि सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो एक लेवल पर एक जैसे से होते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो दूसरों की एडल्ट स्टेज से होकर गुजरेंगे, फाइनली वो कुछ और होते हैं, ये वाली बात है। तो बताता है कि कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर है, ये ठीक बात है। तो अगर आपको कभी बायोजेनेटिक लॉ पूछा जाए, रिकैपिटुलेशन थ्योरी पूछी जाए, तो वो यही है, आंसर में आप अर्नेस्ट हैकल लगाओगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। सवाल अगला एविडेंस ये है, पूछेंगे कि एविडेंस थ्रू कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी। ये भी बताती है कि इवोल्यूशन हुआ है, दैट शो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स एगो। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेगा ये, एक बार ये फोटो जो ऊपर दिया है, फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से सवाल ऐसा मिल सकता है कि ये टेरोडोन, ये इसके एंसेस्टर कौन थे, टायरानोसोर्स के एंसेस्टर्स कौन थे, ब्रैकियोसोर्स स्टेगोसोर्स किसके थे, ट्राई सेराटॉप्स के थे। तो इस तरह का सवाल यहाँ से बना लेंगे, तो देख लेना एक बार ध्यान से, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है कि सच सिमिलरिटी, मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपकी मॉर्फोलॉजी है, जो एनाटॉमी है, उसमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है, पूर्वजों सबकी एक जैसी सी होती है। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन एंसेस्टर होते हैं। सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वर शेयर्ड और नॉट। फॉर एग्जाम्पल वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन, ऑल मैमल्स शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन, फोर लिम्स एक्सेट्रा। जैसे कि वेल में, चीता में, ह्यूमन में, सब में, इनमें सब में आप देखोगे कि ह्यूमरस मिलेगी, रेडियस मिलेगी, अल्ना मिलेगी, है ना, कार्पल्स मिलेंगे, मेटाकार्पल्स मिलेंगे, फेलेंजेस मिलेंगी। तो ये कह रहे हैं कि ये सब में है, भले ही कोई घोड़ा भी है, भले कोई बर्ड, भले कोई बैट है वो उड़ती भी है, भले कोई ह्यूमन बीइंग है, भले कोई चीता है, शेर है, टाइगर है, कुछ भी है, उसमें सब में आपको ये सब देखने को मिलेगी। तो बताता है कि कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री होती है इन देयर फोर लिम्ब। हैंस इन दिस एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू द एडेप्टेशंस। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे जिसको अडेप्ट करना था, घोड़े को भागना था, तो उसके पैर वैसे हो जाते हैं आगे से। तो ये डिपेंड करता है कि इसको कैसे एनवायरनमेंट मिला, उसी की तरह से वो अडेप्ट हो गया। लेकिन हाँ सब में फेलेंजेस होती हैं, ये ध्यान रखना। एंड दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये समझने की बात है, जब आप किसी कॉमन एंसेस्टर से शुरू करते हो और एडेप्टेशन के लिए अलग अलग दिशाओं में, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर होमोलोगस, इन स्ट्रक्चर्स को होमोलोगस कहते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होती हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है और जिनका जो वो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। ये सवाल बहुत आते हैं पेपरों में, ध्यान रखना, बोर्ड में भी आएगा, होमोलोगस वाला सवाल कर लेना। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ये स्टेटमेंट है जो नीट में आएगा, इसको सही कर देना भाई। अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट हार्ट, ये भी एग्जाम्पल पूछेंगे नीट में, कर देना। वर्टिब्रेट ब्रेन, ये भी कर देना, ये सब होमोलॉगी के एग्जाम्पल हैं। एंड इन प्लांट ऑल्सो, प्लांट में आप देखोगे कि जैसे कि थॉर्न्स ऑफ कुकुरबिटा एंड बोगनविलिया एंड थॉर्न्स ऑफ कुकुरबिटा एंड टेंडल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट द होमोलॉगी। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? होमोलॉगी। एक्चुअली बात यह है कि दोनों ही चीज़ें एक्सिलरी बर्ड्स का मॉडिफिकेशन है, दोनों चीज़ें एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। तो दोनों कॉमन एंसेस्ट्री शो करती है, हालांकि एक टेंड्रिल बन गया बाद में और एक थॉर्न बन गया, ठीक है, ये भी कर देना। होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वेयर एज एनालॉगी रेफर्स टू सिचुएशन एग्जैक्टली ऑपोजिट। एनालॉगस ऑर्गन में होता यह है कि जो फंक्शन सिमिलर करते हैं और इंसेस्टर नहीं होते, मतलब कॉमन इंसेस्टर नहीं होते। जैसे कि दो पैरेलल लाइन चली आ रही हैं, अगर ये यहाँ पर आकर के मिल जाए, मतलब ये कॉमन फंक्शन करते हैं, तो इनके पूर्वज नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, इंसेस्टर इनके अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ये एग्जाम्पल हैं, इसके नोट करोगे आप। देखो बर्ड्स भी उड़ती हैं विंग्स से और ये बटरफ्लाई भी उड़ती हैं, पर दोनों की अलग अलग हैं।
and they are not anatomically similar structure though they perform similar function, hence analogous structure are result of convergent evolution। मतलब ये फंक्शन में सेम होते हैं और आगे आकर के दो पैरेलल लाइन कन्वर्ज हुई होती हैं जिनका पीछे कोई मिलावट नहीं है, कहीं भी नहीं मिलती पीछे जाके, ऐसा है। डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलरिटी। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस, आप याद कर लोगे, इसमें रेटिना की पोजिशन पर डिफर है ये, है ना, पर दिखता दोनों से ही है। और फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये याद कर लोगे, दोनों एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं। पेंगुइन अपना बर्ड होता है, डॉल्फिन मैमल है। वन कैन से दैट इट इज अ सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर। ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सिमिलर हैबिटेट में रहने के कारण सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स आ जाएं, भले कि कॉमन एंसेस्ट्री ना हो। ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड द सेम फंक्शन। स्वीट पोटैटो याद कर लेना, स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, हालांकि दोनों ही ट्यूबर हैं, दोनों ही ट्यूबर हैं और दोनों ही फूड स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन हो गया फंक्शन, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका ये पैराग्राफ छोटा सा, इसमें लिखा है कि बायोकेमिस्ट्री भी बताती है कहीं ना कहीं आपका कॉमन एंसेस्ट्री है। जैसे कि इन द सेम लाइन ऑफ आर्गूमेंट सिमिलरिटी इन प्रोटीन्स, जैसे कि प्रोटीनों की स्ट्रक्चर, जैसे मैं बता दूं आपको कि एक ट्रिप्सिन, आपको पता है ट्रिप्सिन एक वो है एंजाइम है जो कि अमीबा से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म तक है ना, सब में है, वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, सब में मिलता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड जीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू द कॉमन एंसेस्ट्री एंड दीज बायोकेमिकल सिमिलरिटी पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। मैन हैज़ ब्रेड, ये अब नीचे एक बात कह रहे हैं कि मैन हैज़ ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट, मैन क्या करते हैं, सेलेक्टेड प्लांट को लेते हैं, उनका आपस में क्रॉस कराते हैं। एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड स्पोर्ट सिक्योरिटी, मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, example dogs, but still are the same group. It is argued that in 100 years of, अगर आप 100 साल में कह रहे हैं कि 100 साल में अगर क्रॉस करा करा के अलग अलग ब्रीड का हमने नई ब्रीड बना ली है, तो क्या मिलियंस ऑफ ईयर में पृथ्वी पर अपने आप ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। Man could be create new breeds in hundreds of years, but could not nature have done the same over a million of years? कर सकती है। तो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं नई स्पीसीज, नई जातियाँ बनती ही हैं, ऐसा नहीं होता जो है वो सदा रहेगा, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू है, जैसे जैसे वातावरण बदलता रहेगा वैसे वैसे नई क्रिएचर्स, नई स्पीसीज बनती रहेंगी, है ना। नेक्स्ट है अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। फिर यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है जो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल भी है, अगर बोर्ड में आएगा तो आप इसे नेचुरल सिलेक्शन, नीट में भी पूछते हैं तो आप इसे नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल बताओगे। और ये डायरेक्शनल इवोल्यूशन है, डायरेक्शनल आपका सिलेक्शन है, डायरेक्शनल सिलेक्शन में का भी एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो आप यही बताओगे, ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ो, लिखा है कि Another interesting observation supporting evolution by natural selection come from England. In a collection, मैं सवाल बताऊंगा नीट में वही आएंगे, मार्क कर लो फटाफट से। In a collection of मोथ, पहली बात तो मोथ पर काम हो रहा है, 1850 की बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जब इंग्लैंड में कंपनी नहीं लगी थी तो वहाँ वाइट कलर की मोथ जो बहुत ज़्यादा थी, बिस्टन बिटुलेरिया उसका नाम था, बिस्टन बिटुलेरिया, एंड वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि जो पेड़ थे उनके ऊपर आपका वो था, ढका हुआ था लाइकेन बहुत ज़्यादा मात्रा में, और लाइकेन की वजह से वो थी सफ़ेद पेड़, और सफ़ेद पेड़ में सफ़ेद वाली मोथ जो थी वो छुपी रहती थी, और जो काले वाली थी बिस्टन कार्बोनेरिया मेलानाइज्ड मोथ, वो बेचारी छुप नहीं पाती थी, तो उनका शिकार ज़्यादा होता था, ये बात है। However, in the collection carried out from the same area but after industrialization, that is in 1920, there were more dark winged moth. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वहाँ पर कार्बोनेरिया वाली जो मोथ थी, काले वाली, वो ज़्यादा देखने को मिली क्योंकि पेड़ों के ऊपर से लाइकेन मर गए क्योंकि पोल्यूशन हो गया, और उसके बाद पेड़ों की जो छाल थी वो काली होगी, और उसके अंदर जो काले वाली मोथ थी वो छुप सकती थी अपने प्रेडेटर से, जबकि सफ़ेद वाली स्पष्ट दिखाई देने लगी और जिसको उसके प्रेडेटर ने खा लिया। द सेम एरिया द प्रोपोर्शन वॉज रिवर्स्ड, फिर प्रोपोर्शन जो है वो उल्टा हो गया। तो ये बताता है कि इन्वायरमेंट बदलने से सिलेक्शन भी बदलता है और नई नई स्पीसीज सेलेक्ट होती है, ऐसा। The explanation put forth this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background during post-industrialization period. The tree trunk become dark due to the industrial smoke and soot. Under this condition, the white-winged moth did not survive to
Due to predators, dark-winged moth, melanized moth survived. Before the industrialization set in, a thick growth of almost white-colored lichen covered the tree trunk. In that background, the white-winged moth survived, but the dark-colored moth were picked out by predators. Do you know that lichen can be used as industrial pollution indicator? Yes, sulfur dioxide का pollution indicator होते हैं, याद कर लेना. They will not grow in area that are polluted. Hence, moth that were able to camouflage. Camouflage का मतलब होता है सराउंडिंग का कलर अपने जैसा कर लेना. मिमिक्री का एग्जाम्पल है ये एक. And themselves, that is hide in the background, survived. This understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur, जहाँ गांव में कंपनी नहीं लगी थी, वहाँ दोनों कलर की मोथ पाई जाती थी. कोई भी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, पूरी तरह से ख़त्म, कोई भी मतलब वेरिएंट ख़त्म नहीं हुआ. And this showed that in mixed population, those that can better adapt, survive and increase in population. Remember that no variant is completely wiped out. दोनों में से ही कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ. ठीक है. सिमिलरली एक्सिस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, ये अब एक और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ये वाला मार्क कर लेना. इवोल्यूशन थ्रू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. मानवीय गतिविधियों के द्वारा भी एवोल्यूशन होता है. जैसे कि आप लगातार खेतों में दवाइयाँ डालते हैं, उससे कि कुछ स्पीसीज़ तो मर जाती हैं और उसी स्पीसीज़ का कोई ना कोई मेंबर जिसमें कि उस केमिकल के लिए एंटी मतलब उस रेजिस्टेंट होती है, तो वो बच जाता है. फिर वो एक नई स्पीसीज़ के रूप में सामने आएगा. ठीक है ना. सिमिलरली एक्सिस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सेलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इन मच लेसर टाइम स्केल. एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. Hence, resistant organism cell are appearing in time scale of month or year and not centuries. These are example of evolution by anthropogenic action. मतलब ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी बात है जैसे कि आप मच्छरों को मारने की दवाइयाँ छिड़कते हैं, तो उससे कि पहले मच्छर मर जाते हैं, फिर नए मच्छर आते हैं. तो नए मच्छर कहाँ से आए? पहले वाले मच्छरों में ही कोई मच्छर था जिसके ऊपर मोर्टिन काम नहीं करती, जिसको गुड नाइट प्लस मोर्टिन प्लस एक्स्ट्रा एडवांस ये नहीं मारती हैं, तो वो सेलेक्ट हो जाता है. फिर अगले बच्चे उसके पैदा होते हैं और फिर वो आपको काटता है. ऐसा है, वो सेलेक्ट हो गया है. सेलेक्ट होगा, इन्वायरमेंट जितना बदलोगे उतना सिलेक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में जो मौजूद पॉपुलेशन है, उस मौजूद पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेंबर ऐसा होगा जिसके अंदर बिल्ट इन वेरिएशंस होंगे. ऐसे वेरिएशंस होंगे जो कि उसे नए एनवायरनमेंट में रहने में सक्षम बनाएंगे. फिर वो उन कैरेक्टर्स को आगे इनहेरिट करेगा, क्योंकि खाना जो है सारा का सारा वही खाएगा, और जो खाएगा वो बचेगा तो रिप्रोडक्शन करेगा और रिप्रोडक्टिव फिट होगा और अपनी जनरेशन्स को, आगे वाली जनरेशन को वो कैरेक्टर भेजेगा, जिससे आने वाली जनरेशन भी उसकी होंगी. इस तरह से नई स्पीसीज बनती है. This also tells us that evolution is not a directed process in the sense of determinism. It is a stochastic process based on the chance event in nature and hence chance mutation in the organism. Next है, what is adaptive radiation? एडेप्टिव रेडिएशन क्या है? तो ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, समझते हैं क्या है. लिखा है ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड. डार्विन के 2 सवाल हो गए. एक तो डार्विन है, नाम याद करना है पूरा, चार्ल्स डार्विन. दूसरा गैलापागोस आइलैंड पर ये गया था. ये कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड का समूह है. यहाँ पर ये HMS बीगल नाम के शेलशिप में गए थे, ये याद कर लेना भाई. There is an observed and amazing diversity of creature of particular interest. Small black bird, that is Darwin's finches, जिसका नाम था, and later called the Darwin's finches, amazed him. He realized that there were many varieties of finches in the same island. All the varieties he conjectured, जितनी वेराइटी उन्होंने ढूंढी थी, बताई थी, उन्होंने कहा कि वो आइलैंड पर अपने आप पैदा हुई फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड. तो आपको यहाँ सवाल नीट में आएगा, ओरिजिनल कौन सी थी? बस आप बताओगे ओरिजिनल सीड वाली थी, जो सीड खाती थी. ऐसा हुआ कि ओरिजिनल सीड खाती थी, उसमें से ही पर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ. कोई लकड़ी खाने लगी, कोई वुड पैकर बना, कोई मीट खाने लगा, कोई इंसेक्ट को खाने लगा, कोई फ्रूगीवोरस हुआ, कोई कुछ भी खाता था, मतलब अलग चीज़ें खाती थी, जिन्होंने अपनी बीक का पैटर्न चेंज कर लिया. उसी सेम आइलैंड पर रहते हुए ही अलग अलग टाइप की बीक्स देखने को मिली, जिससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है. और ये इसका एक कारण और भी है. इसका कारण है कंपटीशन. इसका कारण है कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, वहाँ पर रिसोर्स कितना अवेलेबल है. इसका कारण है वहाँ का इन्वायरमेंट, जो कि इस बात के लिए फोर्स कर रहा था कि कहीं ना कहीं दूसरी तरह की स्पीसीज भी बन जाएं, क्योंकि वहाँ रिसोर्स जो था वो लिमिटेड था. ध्यान रखना, रिसोर्स लिमिटेड था.
फिर ये कह रहे हैं कि मैनी अदर फॉर्म विद अल्टर्ड बीक अरोज इनेबलिंग दैम टू बिकम इंसेक्टिवोरस, कुछ इंसेक्टिवोरस बनी, कुछ वेजिटेरियन बनी। ये एडेप्टिव रेडिएशन है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, यानी कि एक ही एंसेस्ट्रल स्टॉक था, एक ही एंसेस्ट्रल स्टॉक था, उसी से ही समय के साथ साथ अलग अलग तरह की बर्ड्स आपको देखने को मिली, और ये एडेप्टिव रेडिएशन है। इसको आप एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग रेडिएशन हुआ है, जिससे कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है और ये नई नई स्पीसीज बनी है। ठीक है ना। लिखा है कि दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया starting from a point and literally radiating to other areas of geography habitat is called adaptive radiation. Darwin's finches represent the only best example for this phenomenon. तो ये ध्यान रखना, डार्विन्स फिंचेस का एग्जाम्पल नेचुरल सिलेक्शन का तो है ही है, साथ ही साथ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का भी है और एडेप्टिव रेडिएशन का है। ठीक है ना। फिर कह रहे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका ही एडेप्टिव रेडिएशन का, कि मार्सुपियल्स जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ऐसा हुआ दुनिया छिटक कर अलग हो गई, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, और ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स पहुँचे, ठीक है, जो नॉन प्लेसेंटल मैमल पहुँचे, उनके प्रेडेटर्स वहाँ नहीं पहुँच पाए, बाकी दुनिया में उनके प्रेडेटर थे। तो जहाँ उनके प्रेडेटर थे वहाँ तो उन्होंने उन्हें ख़त्म कर दिया, पर ऑस्ट्रेलिया में उसके प्रेडेटर नहीं पहुँच पाए। तो जो एंसेस्ट्रल स्टॉक वहाँ पर मार्सुपियल्स का पहुँचा, उसने वहाँ एडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के मार्सुपियल्स बनाए। टाइगर कैट बनाया, बैंडेड एंटीटर मार्सुपियल, रेड कंगारू, वॉमकैट, बैंडिकोट, कोला मार्सुपियल, मोल, सुगर ग्लाइडर, ये इस तरह के बनाए, और तस्मानियन वॉल्फ, ये सभी के सभी एक ही एंसेस्ट्रल स्टॉक से बने हैं। ये इसीलिए एडेप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं, और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। खुद में दे आर शोइंग होमोलॉगी बिकॉज दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर। ये याद कर लेना, ये ठीक है ना, ये सारा याद करना है कि इन सबके कॉमन एंसेस्टर हैं, तो पूछ ले कभी कोई, है ना भाई। तो एक बार बात, दूसरी बात सुनो, ये कहना चाहते हैं कि अगर एक अगली लाइन में लिखा है कि अगर एक ही जगह पर दो अलग अलग जो है एडेप्टिव रेडिएशन चल रहे हों, मान लो ये वाला चल रहा है प्लेसेंटल का, ऊपर वाला तो प्लेसेंटल मैमल का चला है ऑस्ट्रेलिया में ही मान लो, और नीचे वाला नॉन प्लेसेंटल मैमल का चला है, तो दो अलग अलग जो आपके वो चले हैं, क्या बोलते हैं इनको, दो अलग अलग आपके एडेप्टिव रेडिएशन एक ही जगह हुए हैं अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में। तो ये क्या दोनों दिखाते हैं आपस में, ये दोनों दिखाएंगे कि जैसे प्लेसेंटल वाले में भी चूहे बने, मान लो प्लेसेंटल में भी चूहे बने, और इसमें नॉन प्लेसेंटल मार्सुपियल में भी चूहे बने, पर चूहे तो दोनों में बने तो दोनों में चूहे ही ना, भले ही वो प्लेसेंटल है भले ही नहीं, उसके पूर्वज अलग है, इसके पूर्वज अलग है, तो ये दोनों तो चूहे हैं ना। दे आर शोइंग एनालॉगी, दे बोथ आर शोइंग एनालॉगी, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, एनालॉगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडेप्टिव कन्वर्जेंस। क्या कहलाएगा, एडेप्टिव कन्वर्जेंस। और ये दे बोथ आर शोइंग एन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ये दोनों एनालॉगस होंगे आपस में एक दूसरे के, क्योंकि ये कॉमन फंक्शन करते हैं और इनके एंसेस्टर अलग अलग हैं, ऐसा है। ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है कि a number of marsupial each differ from the other, evolved from an ancestral stock, but all within the Australian island continent, when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, the representing convergent evolution. ध्यान रखना ये बात। प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया also exhibit adaptive radiation, बिल्कुल सही बात है, and evolving into variety of such placental mammal, each of which appear to be similar in corresponding to marsupial। मतलब मार्सुपियल्स में भी वही बने हैं, वैसे ही प्लेसेंटल वॉल्फ, इधर तो प्लेसेंटल वॉल्फ बनी, उधर तस्मानियन वॉल्फ बनी, है दोनों में वैसा ही, क्योंकि सिमिलर हैबिटेट जो होता है वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये भी है कन्वर्जेंट में एक बात, हैबिटेट तो सेम था, और लेकिन उनके एंसेस्टर अलग अलग थे, पर दोनों ही वॉल्फ बने, ये बात अलग से है। ठीक है ना, ये बात समझ गए होंगे आप। यहाँ ये पूरी टेबल याद करनी है, कोशिश करना ये दोनों, ये वाला लाइन दोनों याद करनी, ये दोनों एनालॉगस है, ये सारे एनालॉगस हैं, पर याद नहीं कर पाओगे तो ये कर लेना, ये वाला कर लेना, और बस ये कर लेना, 3 आप याद कर लेना, बाकी नहीं होते कोई बात नहीं। फ्लाइंग फ्लेंजर को सुगर ग्लाइडर कहते हैं, पिछले पेज पर लिखा है, एक बार ध्यान से देख लेना ये वाली बात। ठीक है, ये सारे एनालॉगस का एग्जाम्पल है, पेपर में आता है, बन गया सवाल, यहाँ से कर लोगे, गुड। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो अभी हम देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैसे पीछे हमने केमिकल इवोल्यूशन पढ़ा था, अभी यहाँ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ये बताएंगे नई स्पीसीज कैसे बनती है, सीधा सीधा ऐसी बात हो रही है। लिखा है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस
would have started when cellular form of life with differences in metabolic capability originated on Earth. The essence of Darwinian theory about evolution is the natural selection. ये पूछ लिया कोई कभी, ये पूछ सकते हैं. The rate of appearance of new form is linked to the life cycle of the lifespan. ये कह रहे हैं कि नई फॉर्म बनना, नई लाइफ फॉर्म बनना लाइफ स्पेन पर डिपेंड करता है. जितना छोटा लाइफ स्पेन होगा उतनी जल्दी नई स्पीसीज बनेगी, जितना बड़ा लाइफ स्पेन होगा उतनी जल्दी नहीं बनेंगी. क्योंकि बड़ा लाइफ स्पेन होता है, देखो जो चेंजेस होते हैं, जो देखो वेरिएशन चाहिए होते हैं नई स्पीसीज बनाने के लिए, जो चेंजेस होते हैं वो ना बहुत धीरे धीरे आते हैं, स्लो चेंजेस होते हैं. स्लो चेंजेस ना एकदम अपियर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में स्लो चेंजेस अपियर नहीं हो सकते. मान लो मेरी संतान से मेरी संतान की आगे संतान होगी, अगर 5 जनरेशन भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस आपको समझ नहीं आएगा कि चेंज हो भी रहा है. पर मिलियंस ऑफ जनरेशन के बाद आपको उस छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं वो इकट्ठा होकर के एक बड़े चेंज के रूप में निकल कर सामने आते हैं. तो ये कह रहे हैं कि जितना छोटा लाइफ स्पैन होगा उतने ही जल्दी वेरिएशंस या नई स्पीसीज देखने को मिलेंगी, पर जितना बड़ा लाइफ स्पैन होगा उतना देर में देखने को मिलेंगी, ऐसा है. द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल ऑफ द लाइफ स्पैन. ये स्टेटमेंट अगर नीट में आ गया तो आप सही कर देना भाई, ठीक है, करेक्ट है एकदम, मार्क कर लो पूरा अच्छे से. देखो यहाँ लिखा है कि द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल ऑफ द लाइफ स्पैन. ये अच्छा बन सकता है सवाल यहाँ पे ना, कर देना आप, ठीक है. नेक्स्ट लिखा है माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर्स. अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, अगर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी ली कोई, मान लो उसे ए कह रहे हैं, ठीक है, और वो एक मीडियम में ग्रो कर रही है, उसमें बिल्ट इन वेरिएशंस हैं जिससे कि वो उस खाने को खा पा रही है जिस मीडियम में उसे डाला गया है, आराम से यूज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है. पर उस अगर मीडियम को चेंज कर दे, खाना पीना चेंज कर देते हैं, जो मीडियम वहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें एक और नई कॉलोनी आपको देखने को मिल रही है, पर वो पहले वाली सर्वाइव नहीं कर पाई. और दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन. तो वहाँ पर एक कॉलोनी सर्वाइव कर रही है, एक बैक्टीरियल कॉलोनी बची है जो कि सर्वाइव कर रही है. इसका मतलब उस कॉलोनी में पहले से ही कोई एक ऐसा मेंबर था जिसमें कि नए वातावरण में रहने लायक कैपेबिलिटीज़ थी, या फिर ऐसे बिल्ट इन वेरिएशंस थे जो उसे नए एनवायरनमेंट में रहने में भी मददगार होते हैं. तो वो बच जाएगा और फिर वो कॉलोनी बना लेगा. एनी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ इज दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर एंड अपीयर एज न्यू स्पीसीज. दिस वुड हैपन विद इन डेज. अगर बैक्टीरिया है तो आपको कुछ दिन में दिखेगा, पर यही अगर मान लो बर्ड हो तो पता नहीं कितने साल, लाखों साल लग सकते हैं. दिस वुड हैपन विद इन डेज, फॉर द सेम थिंग टू हैपन द फिश और फॉल would take millions of years as the lifespan of these animals are in years. Here we say that fitness of B is better than of A under the new condition. नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नेचर उसे सेलेक्ट करती है जो बदलते वातावरण में रिप्रोडक्शन करके अपने बच्चों में कैरेक्टर्स को भेज सकता है. वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड एंड हैंस देयर मस्ट बी, ये नीट में आएगी लाइन, देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस टू गेट सेलेक्ट एंड इवॉल्व. किसी भी सिलेक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन का, किसी भी तरह के सिलेक्शन का एक जेनेटिक आधार है और उसी के आधार पर वो सेलेक्ट होता है, ठीक है ना. मतलब देखो चेंजेस जो है ना उसकी जीन्स में होनी चाहिए, परिवर्तन जीन में होनी चाहिए, तभी वो सेलेक्ट होगा. ऐसा नहीं कि मैं पहलवान बन जाऊं बॉडी बना के तो मेरे बच्चे भी पहलवान होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि परिवर्तन मॉर्फोलॉजी में है, जीन में नहीं है. तो कैरेक्टर जो चेंज होने चाहिए, जो भी एडेप्टेशंस आप लाओगे, जो भी एडेप्टेशन है उसके परिवर्तन आपकी उन जीन्स में होते हैं, होने चाहिए जो जीन्स में गैमेट्स बनते हैं और जो अपनी जनरेशन को आगे भेजते हो वो. Another way of saying that the same thing is that same organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Adaptive ability जो होती है, अगर adaptive ability inherited हो रही है तो वही एक नई स्पीसीज बनाने के लिए योग्य है. It has genetic basis, उसका एक जेनेटिक आधार होता है. बॉडी बनाने का कोई जेनेटिक आधार नहीं होता, आपका बच्चा पतला ही होगा पैदा अगर आप पतले थे तो. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू गेट एडप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर. फिटनेस एंड रिजल्ट होता है सिलेक्शन का, क्योंकि आपको पता ही है, मतलब जो जिसके अंदर जो चेंज भी होगा, मान लो किसी के अंदर कोई चेंज भी है, कैरेक्टर में चेंज है, कुछ भी चेंज है, तो भाई उसको ना कुछ सिलेक्शन लेना पड़ेगा, उसको ना मतलब उस कैरेक्टर को आगे भी भेजना पड़ेगा, उसको फिट होना चाहिए. फिटनेस यहाँ एक ही बात है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, बस. नेक्स्ट लाइन है, नीट में आएंगे दोनों वर्ड, मार्क कर लेना, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये बात आप याद कर लो. ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन ये दोनों की कंपोनेंट्स हैं डार्विन की थ्योरी के एवोल्यूशन की. भाई ये बहुत अच्छा सवाल बनेगा, बहुत अच्छा. ये दोनों ही डार्विन की थ्योरी के की कंपोनेंट्स हैं
ये बहुत अच्छा सवाल बनेगा, मतलब आप ध्यान रखना, दोनों ही दोनों। ये क्या ये पूछा जाता है, इसमें होता ये है कि डार्विन कहते थे पहले रिप्रोडक्शन करेगा ऑर्गेनिज्म और उसकी संतान होंगी, उसकी संतान की संतान होंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे, उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी संतान पैदा करने की बहुत ज़्यादा, फिर उनमें से ही नेचुरल सिलेक्शन होगा, अच्छों के अच्छे बचेंगे, फिर अच्छों के और अच्छे होंगे, फिर और अच्छे बचेंगे, ऐसा। इवन बिफोर द डार्विन से पहले एक बेचारे थे लेमार्क, जिनका नाम है, वो कहते थे कि and said that evolution of life form had occurred but driven by use or disuse of, ये कहते थे कि जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज करो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा, और जिसका नहीं यूज करोगे नहीं बड़ा होगा। तो यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये ध्यान रखना, नीट में ही पूछते हैं। लेमार्क क्या कहते थे? लेमार्क कहते थे यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मतलब एक पॉइंट तो ये था, और फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब जो एक्वायर्ड किया है वो आगे भी जाएगा। ऐसा तो होता नहीं ना, जो एक्वायर्ड किया है वो आगे जाए, एक्वायर्ड नहीं जाते आगे, उसका एक जेनेटिक आधार होना चाहिए तब आगे जाएगा। ठीक है, लिखा है कि ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ, इसने कहा जिराफ देखो भाई, जिराफ कूद कूद के खाना खाते थे जंगल में, तो उनकी गर्दन जो है वो लंबी होगी, है ना। अटेम्प्ट टू फोरेज लीव द टॉल ट्री हैड टू अडेप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ देयर नेक्स एज द पास ऑफ दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर टू द इलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन। तो उन्होंने कहा कि वो इन्होंने अपनी गर्दन लंबी करके उस कैरेक्टर को अपनी आगे वाली जनरेशन में भी भेजा, ऐसा। जिराफ स्लोली ओवर द ईयर केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक्स, नो बडी बिलीव दिस कंजक्टर स्टोरी एनी मोर, हम उस पर बिलीव नहीं करते। तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारी कहानियाँ लोगों ने बताई, तो लेमार्क की कहानी नहीं चलती, ऐसा है। पर ये पूछ लेंगे कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन किसने कहा था, बता दोगे ना। इज इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, तो मेरे ख्याल से तो ये प्रोसेस है, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट थोड़ी आ गया, मतलब चलता रहेगा ये तो। द वर्ड वी सी इनएमिनेट एंड एनिमिनेट, मतलब ब्लड वाला बिना ब्लड वाला, is only the success story of evolution. When we describe the story of this world, we describe the evolution as a process. On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of processes called natural selection. We are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as a process or end result of unknown process. नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डार्विन की थ्योरी भी बताता है। डार्विनियन थ्योरी जो यहाँ पर चलेगी वो इसमें है, मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अच्छा पैराग्राफ है अगले वाला, आपको समझ भी आएगा, ध्यान से देखना। तो ठीक है, लिखा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस, का वर्क जो पॉपुलेशन पर था, उसने डार्विन को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। तो सवाल आता है किसके वर्क ने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया पॉपुलेशन पर, या फिर पूछेंगे थॉमस माल्थस ने किस पर काम किया, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर। ठीक है, एंड नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सही बात है। पॉपुलेशन आर स्टेबल, ऐसा भी नहीं कि पॉपुलेशन 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। एक्सेप्ट फॉर सीजनल चेंजेस, मेंबर्स फॉर पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। ये पॉइंट आप ध्यान से पढ़ लेना। द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज, फैक्ट ये है कि थियोरेटिकली तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, 2, 4, 4 इसमें सेलेक्ट होंगे सारे, मतलब ऐसे तो पॉपुलेशन अगर मान लो सबके बच्चे करने की कैपेबिलिटी है और सब ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पर ऐसा तो नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि नेचर में रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, खाना पीना शेल्टर लिमिटेड है, आपस में कंपटीशन है, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है, इन्वायरमेंटल कंपटीशन है। उसके बाद जो सिलेक्ट होगा वो एक्चुअली में सिलेक्ट होगा और वो ही फिट होगा। The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, this fact can be seen in the growing bacterial population, and the fact that population size in reality are limited means that there had been a competition for resource. तो resource के लिए competition है, उसी के बाद selection होगा। Only some survived at the cost of other and could not flourish. The novelty of brilliant insight of Darwin was this. He asserted that variations, जो changes होते हैं, which are heritable, जो heritable होते हैं, and which make resource utilization better, वो changes जो किसी organism को वहाँ उस नए hostile environment में रहने योग्य बनाते हैं, वो inherit होते हैं, and for few and adapted to habitat better will enable only to do those to reproduce and leave more progeny. वही केवल अपनी संतानें पैदा करते हैं, उन्हीं के संतानों में से फिर किसी का सिलेक्शन होता है जो कि बेटर होता है नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए। एंड हैंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम और मैनी जनरेशन, बार बार जनरेशन आती रहती हैं। जो सर्वाइवर्स होते हैं उनके और बच्चे होते हैं और उनमें
धीरे धीरे वेरिएशंस की वजह से चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। फाइनली वो न्यू फॉर्म्स अपीयर होती हैं और नई स्पीसीज बनती हैं, ऐसा लिखा है यहाँ। समझ आई? तो इसमें से कुछ पॉइंट हैं जो आ सकते हैं, ध्यान से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन। तो यहाँ डार्विन फंस गए थे। डार्विन ये नहीं बता पाए थे, पता अपनी थ्योरी में डार्विन ने ये नहीं डालना था कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है। तो मैं आपको नियो डार्विनिज्म पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुन लो। नियो डार्विनिज्म नए सिलेबस में ऐड हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, डार्विन ने मेंडल को नहीं पढ़ा, वरना डार्विन बता देते ये भी बात। तो डार्विन ने मेंडल पढ़ा ही नहीं, तो प्रॉब्लम यही थी बस। फिर न्यू डार्विनिज्म आया, उसमें मेंडल को ऐड किया गया। Darwin either ignored these observations or kept silence. In the first decade of 20th century, Hugo de Vries, based on his work on Evening Primrose, सवाल यहाँ से पूछेंगे, ह्यूगो de Vries ने किस पर काम किया? इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया। ये सवाल आएगा भाई, ध्यान रख लेना। ओइनी थियरा लेमार्कियाना इसका नाम है, अगर कोई पूछ ले तो। नेक्स्ट है ब्रॉट फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशंस, लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन द पॉपुलेशन, ही बिलीव्ड दैट इट इज म्यूटेशन विच कोज द एवोल्यूशन। ये डार्विन, पता क्या हुआ, ये जो ह्यूगो de Vries है ना, ये कह रहे थे ना कि जो चेंजेस होते हैं ना, डार्विन तो बता नहीं पाए, वो चेंजेस ना म्यूटेशन से आते हैं। और म्यूटेशन रातों रात होने वाले चेंजेस होते हैं, होते तो जीन्स में ही हैं, जिनसे कि नए कैरेक्टर बनते हैं और कुछ खत्म हो जाते हैं, ऐसा है। एंड नॉट न माइनर वेरिएशन। तो डार्विन पता क्या कहते हैं, डार्विन कहते थे छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, स्पोर्ट्स कहते हैं उनको, पर ऐसा नहीं था। ऐसा इनको ह्यूगो de Vries ने कहा ऐसा नहीं है। तो हमेशा ही म्यूटेशन नहीं होता, हाँ म्यूटेशन होता है, पर डार्विन वाले चेंजेस भी थे। डार्विन जो बता नहीं पाए थे वो वेरिएशंस मियोसिस के कारण आते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से आते हैं, वो डार्विन ने बताया नहीं था, पर उससे भी नए वेरिएशंस आते हैं। एंड म्यूटेशन आर रैंडम, ये नीट में आने वाली लाइन है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, मार्क कर लो। म्यूटेशन रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं, ये स्टेटमेंट आएगा, इसको सही कर देना, ठीक है ना। वाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो डार्विन वाले तो डायरेक्शनल थे, पर ये डायरेक्शन लेस थे। म्यूटेशन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पीछे आपके पूंछ निकल जाए, पता नहीं, ऐसा हो सकता है। एटेविज्म हो जाता है, फिर क्या कहते हैं, एटेविज्म। अगर पूर्वजों के कैरेक्टर आ जाते हैं ना, तो उसे एटेविज्म कहते हैं। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, while de Vries believed that mutation caused speciation and hence called saltation। ये नीट में आएगा यहाँ से। सोल्टेशन क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है, ये पूछा जाएगा, मार्क कर लेना, ठीक है। और म्यूटेशन से स्पेशिएशन होता है, ऐसा ह्यूगो de Vries को लगता था। होता भी है कहीं कहीं, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जीन म्यूटेशन के बाद रिसेसिव हो जाते हैं। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्राउट आउट ऑफ सम क्लैरिटी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ओके, काफ़ी अच्छा सवाल है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा पेपर में आने वाला सवाल बनता है इससे। तो एक क्वेश्चन तो आएगा, ध्यान से पढ़ लेना, बहुत अच्छा है, मैं बताता हूँ चलूँगा, कर दोगे आप सवाल, पक्का बोल रहा हूँ, गारंटी से कर दोगे। In a given population, one can find out the frequency of occurrence of allele of a gene or a locus। ये कह रहे हैं किसी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन और ए लोकस, ये इसको फाइंड करना है। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशंस। ये कह रहे हैं किसी पॉपुलेशन में किसी जीन के एलील की फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है जब तक कि उसमें कोई बाह्य चीज़, बाहर से कोई चीज़, जब तक कि उसमें ऐसा कोई चेंज ना हो जो उसमें जीन की फ्रीक्वेंसी को बदल दे, तब तक वो पॉपुलेशन कांस्टेंट एलील रखती है। वेरिएशन कांस्टेंट जो है उसका इवोल्यूशन उसमें नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। लिखा है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एंड स्टेटेड दैट इट यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। तो आप ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छा है बहुत। एंड दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल। किसी पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। एनी कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल, मतलब पूरा टोटल जीन पूल, टोटल जीन ऑफ आइदर देयर एलील इन पॉपुलेशन, जैसे किसी की कोई जीन के 50 एलील हैं, वो सब मिला करके, सब ऑर्गेनिज्म में मिला करके, जितने पॉपुलेशन के मेंबर है सब में मिला करके कहलाता है जीन पूल। रिमेन ए कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम और जेनेटिक इक्विलिब्रियम। भैया ये फ्रीक्वेंसी सेम कब तक रहेगी? जब तक इवोल्यूशन, मतलब जब तक ये सेम है मान लो तो इवोल्यूशन नहीं हुआ है, अगर फ्रीक्वेंसी बदली तो इवोल्यूशन होगा,
मतलब इवोल्यूशन होना, फ्रीक्वेंसी चेंज होना है एलील की, ये ध्यान रखना। सम टोटल ऑफ द ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, दैट मीन्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगले पेज पर P प्लस Q इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स P इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, अगर मान लो Q इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, दोनों को मिला करके टोटल 1 होगा, ठीक है ना। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम्ड एज PQ, P डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, Q रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लो कैपिटल T स्मॉल t में से कैपिटल T की फ्रीक्वेंसी P है, स्मॉल t Q है। एंड इन ए डिप्लॉयड PQ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A एंड स्मॉल a, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A, तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अगर आपको एक इंडिविजुअल में बताया गया तो इंडिविजुअल मतलब कैपिटल A डोमिनेंट इंडिविजुअल हुआ, उसका ये P² होगा, है ना, क्योंकि P तो खाली डोमिनेंट एलील का था और उसका P² होगा। And this is simply stated in another way, that is the probability that an allele A with a frequency of capital P appear on the both the chromosome of diploid individual is simply the product of probability that is P²। मतलब ये कह रहे हैं कि P² का मतलब ये है कि एलील, कोई एलील है जो कि दोनों क्रोमोसोम पर सिमिलर है, दो क्रोमोसोम पर मिलेगा एक इंडिविजुअल में, तो दोनों पर वो सेम है ऐसा। सिमिलरली ऑफ द स्मॉल ए Q² होगी, मतलब रिसेसिव एलील ये Q² होगा, एंड ऑफ ए कैपिटल स्मॉल ए 2PQ होगा। एंड हेंस द P² प्लस 2PQ प्लस Q² यानी कि कैपिटल T यानी कि 2PQ मतलब कैपिटल T स्मॉल t दो बार होता है ना, और Q² स्मॉल t इक्वल टू 1, ये उसी से आप देख सकते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही, है ना, वो उसकी बात ही हो रही है। दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P प्लस Q², इस P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, आप ये नीट में आने वाली लाइन है, इसको समझ लो, सवाल बताऊंगा क्या आएगा। लिखा है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर फ्रीक्वेंसी एलील की चेंज आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्ट करता है कि इवोल्यूशनरी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस तभी होगा एलील फ्रीक्वेंसी में जब आपका इवोल्यूशन होगा। एंड डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना अगर नीट में आया कि डिस्टर्बेंस इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो आंसर है इवोल्यूशन अकर्स, इवोल्यूशन हुआ है। A change in frequency of allele in the population would then be interpreted as resulting in evolution, तो ये आएगा नीट में भाई, ये पक्का आएगा ये, ठीक है ना। और अभी बताता हूँ सवाल, आसान सा सवाल आएगा आपको पेपर में देंगे। अगर ऐसा दिया कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी आपको दी ऐसे 40% कहे, कुछ भी अगर मान लो कहा डोमिनेंट एलील की फ्रिक्वेंसी 40% है, ये ऐसा परसेंट में दिया तो 0.4 ऐसा मान लोगे आप। तो डोमिनेंट एलील दिया तो मतलब सीधा सीधा P दिया है, क्या दिया है P। अगर आपको रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दिया तो इसका मतलब Q दिया है। अगर आपको दिया इंडिविजुअल, इतने इंडिविजुअल, डोमिनेंट इंडिविजुअल, ऐसा डोमिनेंट इंडिविजुअल कह दिया, तो आपको दिया है P² प्लस 2PQ। अगर आपको डोमिनेंट इंडिविजुअल कहा तो ये दिया है। अगर आपको कहा होमोजाइगस डोमिनेंट कहा तो आपको दिया है P²। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल कहा अगर आपको तो दिया है P²। और अगर आपको P² दिया है मान लो, तो P² से बनाना है P, तो कैसे बनाओगे, P² को P बनाने के लिए अंडर रूट में ले जाओगे, इससे आपको मिलेगा P, ठीक है ना। तो P² से आप बना लोगे P। अगर आपके पास P है तो आप P माइनस Q इक्वल टू 1 करके Q निकाल लोगे, और फिर आप P² प्लस 2PQ प्लस Q² में रख दोगे Q की वैल्यू, P की वैल्यू, तो आपके पास 2PQ आ जाएगा। अगर आपसे हेटेरोजाइगस पूछ लिए तो आप 2PQ निकाल दोगे। अगर आपसे रिसेसिव इंडिविजुअल पूछा तो Q² निकाल दोगे। अगर आपसे डोमिनेंट पूछा तो डोमिनेंट तो दिया ही था, ठीक है ना, ऐसा। तो ऐसे सवाल पूछते हैं, आप इस हिसाब से कर दोगे, मैं पक्का बोल रहा हूँ आप कर दोगे। ध्यान से पढ़ना, बस दिया क्या है। अगर आपको रिसेसिव इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी दी है, परसेंटेज दिया है, तो आप उससे P आपको Q² देंगे, तो Q² से Q बना लोगे, Q निकाल करके फिर P माइनस Q कर दोगे, फिर P आ जाएगा, P को ला के रख दोगे यहाँ पर। अगर आपसे डोमिनेंट होमोजाइगस पूछे तो आप P² निकाल देना, हेटेरोजाइगस पूछे तो हेटेरोजाइगस निकाल देना, और आपको रिसेसिव तो देंगे ही, अगर रिसेसिव तो दिए, ठीक है ना, ऐसा ध्यान रखना। और एलील की दी है फ्रीक्वेंसी तो सीधा सीधा P दिया है या Q देंगे, तो P माइनस Q इक्वल टू 1 कर लेना। आसान सवाल है, आएगा एक, ध्यान रखना 4 नंबर का सवाल है, कर देना पक्का, ठीक है। चलो फिर यहाँ लिखा है, ये इसमें से थ्योरी में से जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से आएंगे, देखो ध्यान से, एक सेकेंड, देखो
यहाँ लिखा है 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो नीट में आएगा इनमें से कौन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को खराब नहीं करता, और जो खराब करता है वो इवोल्यूशन कराता है। जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को खराब करेगा वो क्या कराएगा, इवोल्यूशन कराएगा ना। दीज आर जीन माइग्रेशन, पहला जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। भाई ये सारे याद करने हैं, ये आएंगे पेपर में ना। ये सारे के सारे इवोल्यूशन के कारण हैं, ये सब इवोल्यूशन कराते हैं, ये है बात। व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, जब एक माइग्रेशन हुआ सेक्शन का पॉपुलेशन के, कहीं से कोई उठ के कहीं चला गए और वहाँ जाकर के उन्होंने पॉपुलेशन बना ली, तो जीन फ्रीक्वेंसी पहले वाली पॉपुलेशन में बदल जाएगी और उसमें बदल जाएगी जिसमें पहुंचे हैं, वहाँ भी गया। मतलब पहले वाली पॉपुलेशन के कुछ एलील चले गए और वहाँ जाकर के नया बना लिया, तो वहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा। न्यू जीन एलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। अगर ये बार बार हो, अगर ये जीन फ्लो बार बार होगा तो इसे, अगर ये जीन माइग्रेशन बार बार होगा तो इसे जीन फ्लो कहते हैं, ठीक है ना। और इससे धीरे धीरे ये होगा कि पहले वाली पॉपुलेशन में से कुछ एलील समाप्ति हो जाएंगे और नई पॉपुलेशन बन जाएगी जाकर के कहीं और। एंड हैपन मल्टीपल टाइम इफ द सेम जीन, अगर यही बात एकदम से दुर्घटना हो जाए, अगर यही बात दुर्घटना घट जाए तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अगर यही हो जाए कि तुरंत ही, मतलब ऐसा हो गया एक साथ ही ऐसा कुछ हो गया जिससे कि आपका जैसे चींटियों के झुंड पर हाथी ने पैर रख दिया, तो चींटियों के झुंड में से मान लो सारी चींटी मर गई और 2 चींटी बची। 2 चींटी जो बची हैं उनकी नीली आंखें थी, पहले वाली की लाल थी, तो अब आने वाली पॉपुलेशन नीली आंखें वाली की होगी, है ना, ऐसा। तो ये स्मॉल पॉपुलेशन पर लगने वाला इफेक्ट है। अगर कभी भी ज़िंदगी में इसका सवाल आया ना तो उसमें ऑप्शन में स्मॉल पॉपुलेशन लिखा होगा, ध्यान रखना। इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सिविल राइट इफेक्ट भी कहते हैं इसको, और ये स्मॉल पॉपुलेशन पर लगता है। और अचानक ये चांस वाला ऑप्शन जरूर पेपर में लिखा होगा, चांस लिखा है, ध्यान रखना। चांस, चांस मतलब एकदम से ऐसा सडन हुआ है, तो ये छोटी पॉपुलेशन में होता है। और जबकि हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन जो है वो लार्ज पॉपुलेशन होती है। कभी भी सवाल हार्डी-विनबर्ग का पूछा जाए कि कहाँ लगेगा, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम केवल लार्ज पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है, ध्यान रखना। और रैंडम मेटिंग और लार्ज, ये दोनों वर्ड याद कर लो, रैंडम मेटिंग और लार्ज पॉपुलेशन पर लगता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट है द चैलेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट, द चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, जो पहले वाली थी उससे ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो है वो फाउंडर्स कहलाते हैं और उसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, सिंपल। अगला है माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट, ये एक अलग बात है। मतलब ये वही बात है जो पीछे बता रहे थे ना हम, कि बैक्टीरिया की कॉलोनी है, उसमें एक एंटीबायोटिक डाल दी दवाई, कुछ भी, मतलब उसका मीडियम बदल दिया, उसमें कुछ सर्वाइव कर गए, तो जो सर्वाइव कर गए हैं वो पहले से वहाँ थे, वो सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा। लिखा है माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड। प्री एग्जिस्टिंग, ये समझ लेना, मतलब उस बैक्टीरिया की कॉलोनी में पहले से ही ऐसे एडवांटेजियस म्यूटेशन थे जो कि उसे नए बदलते वातावरण में रहने योग्य बना रहे थे। ये ऐसा ही है जैसे कि मच्छरों पर दवाइयाँ छिड़क दी जाएं। DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटोज क्यों हैं अब, क्योंकि DDT से जो मर सकते थे वो मर चुके थे, उसी के बीच में कोई एक था जिस पर DDT का प्रभाव नहीं पड़ता था, और अब आने वाली पॉपुलेशन उसकी है। That will select result in observation of new phenotype or few generations. This would result in speciation. नई स्पीसीज धीरे धीरे बनेगी। Natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. A critical analysis that make us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow, gene genetic drift result in change frequency of gene allele in the future generation. मतलब ये जितने फैक्टर ऊपर थे सारे के सारे एलील की फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज करने में मदद करते हैं, और इसका मतलब यही जो है इवोल्यूशन कराते हैं। कपल ऑफ एनहांस ऑफ रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक डिफरेंट लाइफ पॉपुलेशन, समय समय पर नई नई पॉपुलेशन देखने को मिलेंगी और इवोल्यूशन होता रहेगा जब तक ये होगा, तो ठीक है ना। चलिए, अच्छा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। मतलब गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनना, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होना, ये सब इवोल्यूशन के कारण हैं, कारक हैं, फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नेचुरल सिलेक्शन। मतलब यहाँ से एक थोड़ी सी जरा सी बात लिखी हुई है, पिछले ग्राफ दिए हैं उनको समझाऊंगा। लिखा है नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो 2-3 तरह का होता है। एक तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है जिसमें कि मीन वैल्यू सेलेक्ट होती है।
डायरेक्शनल चेंज है जिसमें कि डायरेक्शन में जाता है एक चेंज, जैसे कि आपने नेचुरल सिलेक्शन में देखा, डार्विन फिंचेस में देखा, इंडस्ट्रियल मेलेंजी में देखा, डिएटेरियन मॉस्किटो में देखा। और एक होता है जिसमें कि डिसरप्टिव सिलेक्शन, जिसमें कि मीन वैल्यू सेलेक्ट नहीं होती, पेरिफेरल वैल्यू सेलेक्ट होती हैं। तो आप ग्राफ देख लो एक बार, समझ जाओगे, आसान होगा सवाल फिर तो आपका। भाई देखो फटाफट से, यहाँ पर एक ग्राफ है, इसमें आपको दिखाया पहला स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ध्यान से देखो, ये जो पीक है ये इसमें इधर अगर हमें फोर्स लग रहा है, इधर भी सेंट्रल की तरफ फोर्स है, और इसका एक एग्जांपल है वो समझ लो। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि बच्चे हमेशा 2 किलो से 3 किलो तक के ही पैदा होते हैं और यही सर्वाइव करते हैं अच्छे से, है ना। मान लो 1.5 किलो, मान लो 1.8 kg से लेकर के 3 किलो तक के बच्चे सर्वाइव करते हैं। 5 किलो के नहीं होते, 800 ग्राम के नहीं होते। तो ना मीन वैल्यू, मीडियल वैल्यू, बीच की वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, ये नहीं हो रही है, पेरिफेरल वैल्यू सेलेक्ट नहीं हो रही, समझ रहे हो ना। तो जिस भी एग्जाम्पल में पेरिफेरल वैल्यू सेलेक्ट नहीं हो रही होगी, आप ध्यान रखना वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन अगर हो रहा है तो कहीं पर भी हो रहा है तो इसका मतलब नो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सेम टू सेम है, वैसा ही जैसा था। नीचे दिया है डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कई सारे एग्जाम्पल मैंने अभी बताए थे, डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, डार्विन्स फिंचेस, ये सब जो है डायरेक्शनल सिलेक्शन के एग्जाम्पल है। मतलब कि पीक जो है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है। ये भैया मेरा गलत हो गया था, एक बार ध्यान रखना। मतलब ये बैकवर्ड भी डायरेक्शन तो बैकवर्ड भी होती है और फॉरवर्ड भी होती है, मतलब दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, ये ध्यान रखना, किसी भी तरफ सिलेक्शन हो सकता है। और एक है डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसमें जो पेरिफेरल वैल्यूज़ हैं वो सिलेक्ट होती हैं, मीडियन वैल्यू सेलेक्ट नहीं होती, ये ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसा है बस, तो यही सवाल आएगा, ज़्यादा कुछ आएगा भी नहीं, दिमाग कम लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन शुरू होगा, बताएंगे कौन कब किस समय बना, कितने मिलियन ईयर एगो किसका जन्म हुआ, इस पर कुछ सवाल है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, याद करने हैं, सीधा सीधा सवाल पेपर में आएंगे। अबाउट 2 मिलियन बिलियन ईयर एगो, यानी कि 2000 मिलियन साल पहले की बात है, पहली सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड, ये याद करना है। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू नॉन सेलुलर एग्रीगेट और जेंट मोलिक्यूल कुड इवॉल्व इनटू सेल्स विद मेम्ब्रेन्स एनवेलप इज नॉट नोन, पता नहीं कैसे बने होंगे, इस पर बात नहीं हो रही है। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज O2, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। द रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन, कह रहे उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती थी, मतलब वो ब्लू ग्रीन एल्गी थे। वेयर द वाटर इज स्प्लिट, ये कह रहे जहाँ वाटर स्प्लिट करता था विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड चैनलाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टीसेलर फॉर्म ऑफ लाइफ। यहाँ से मैं जो मार्क करूँगा वो आएगा नीट में 1000%, मार्क कर लो। बाय द टाइम 500 मिलियन ईयर एगो इन्वर्टिब्रेट्स बने, एक सवाल है। जॉलेस फिश 350 मिलियन साल पहले आई, दूसरा सवाल है। सी वीड्स मतलब एल्गी वेल्गी फ्यू प्लांट्स जो कि 320 मिलियन ईयर्स एगो आए। हमने बताया है कि पहले ऑर्गेनिज्म जमीन पर आने वाले प्लांट थे, ये भी ध्यान रखना है। And they were widespread on land when animal invaded the land. Fish with stout and strong fin could move on land and go back to water. एक फिश मिली जिसकी स्टाउट जो थी, जिसमें स्टाउट थी और स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, वो पानी में आती थी फिर ज़मीन पर आती थी, ऐसी थी। तो इन्होंने कहा कि ये 350 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। 1938 में हमने उसका एक मेंबर साउथ अफ्रीका में पकड़ा भी था जिसका नाम सिलाकेंथ है, लैटिमेरिया जिसे कहते हैं, यहाँ दिया नहीं है। विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, इन्होंने कहा कि वो जो हमने देखा था वो ऐसा था जो लोब फिन थे, बोनी फिश थी, और जो आपकी इवोल्व होकर के एम्फीबियंस बने। एम्फीबियन पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। तो यहाँ सवाल आता है कि एम्फीबियन के एंसेस्टर कौन है, लोब फिन्स है, सिलाकेंथ है, लैटिमेरिया है, ऐसा होगा तो कर देना, ठीक है। Into amphibians, first amphibian, they lived on both land and water. There are no specimen on these left with us. However, these were ancestors of modern day frogs and salamanders. द एम्फीबियन इवॉल्व इनटू रेप्टाइल, और यहाँ सवाल ये है कि एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल जो बने, रेप्टाइल ज़मीन पर रहने लायक कैसे हुए, क्योंकि भाई रेप्टाइल जो बेचारे थे उनके अंडे की शेल थोड़ी मोटी बनी, जिससे अंडा उनका धूप में सूखता नहीं था, तो इसलिए उनके अंडे बचने लगे और रेप्टाइल ज़मीन पर ही रहने लगे। Again, we only see the modern day descendants, the turtle, tortoise and crocodile in the next 200 million years ago. So reptile of different shapes and size dominated the earth. अलग अलग तरह के रेप्टाइल ने ज़मीन को घेर लिया। जायंट फर्न, यहाँ से सवाल आएगा। टेरिडोफाइटा जो आज की तारीख में नीचे दब गए थे, उन्होंने कोयला बनाया। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल, ये नीट में आने वाला सवाल है।
यहाँ से पूछेंगे ये वाले लाइन, फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर एगो इक्थियोसोर्स, ये सवाल है, इनमें से कौन फिश लाइक रेप्टाइल है। एंड द लैंड रेप्टाइल डायनासोर्स, बिगेस्ट ऑफ दैम टायरानोसोरस रेक्स था, जो 20 फीट हाइट का था, उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे। ऐसे सवाल नहीं आते अब। फिर यहाँ है 65 मिलियन ईयर एगो की बात है, जब केटी बाउंड्री थी, निक्रिटेशियस और टर्शरी के बीच की बात है। उस समय पर डायनासोर्स एकदम से डिसअपियर हो गए। हमें पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ था, कुछ क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा जिसके कारण ऐसा हुआ होगा, पर आज भी कुछ बड़ी बड़ी लिजर्ड, छोटी छोटी रेप्टाइल लिजर्ड के फॉर्म में देखे जा सकते हैं, ऐसा है। फिर लिखा है द फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रीव, नीट में आएगा, मार्क कर लेना, एंड चूहे जैसे होते हैं, एंड देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज्ड। मैमल वर विविपेरस, बच्चों को जन्म देते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं अपने यंग बॉन्ड्स को। मैमल वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एटलीस्ट। When reptile came down, mammal took over the earth. They were South America, mammal resembling the horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to the continental drift, ये एक बार थोड़ा पढ़ लेना ढंग से कि continental drift हुई थी, साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर लिया था, एंड मतलब खिसक के ज़मीन इधर उधर हो गई थी। एंड दीज एनिमल वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना। ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन ऑस्ट्रेलिया में पाउच्ड मैमल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए थे, मार्सुपियल्स, ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही हुआ था, और वो वहाँ जा करके सर्वाइव कर गए क्योंकि उनके प्रेडेटर वहाँ नहीं पहुँचे थे। लेट्स वी फॉरगेट सम मैमल लाइकली होल इन वाटर, मार्क कर लेना। वेल मैमल है, डॉल्फिन मैमल है, सील्स मैमल है, सी काऊ मैमल है, ये पूछेंगे यहाँ से। Evolution of horse, elephant, dog, etc. are a special story of evolution. You will learn about these in higher classes. And the most successful story is the evolution of man with language, skill and self-consciousness. A rough sketch of evolution of life form, their times on geological scale are indicated. ठीक है, कुछ नहीं है। फिर पीछे दो फोटो गए हैं, उनको मैं अभी बताऊंगा, वापस आके छोड़ ना देना, ठीक है, उन पर कुछ सवाल है। नेक्स्ट हेडिंग है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से देखना। 15 मिलियन ईयर एगो यहाँ सवाल आएगा, प्राइमेट्स यानी कि डायपिथेकस, रामापिथेकस आए थे, एक क्वेश्चन है। सवाल आएगा आपसे यहाँ से कि ये थोड़े से गोरिल्ला जैसे थे। फिर सवाल है रामापिथेकस मोर मैन लाइक थे, ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक थे, क्वेश्चन है दोनों। फिर फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया में मिले थे कुछ, तंजानिया में, एंड दीज रिवील होमोनिड फीचर लीडिंग टू द बिलीव दैट अबाउट 3-4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक इनटू ईस्टर्न अफ्रीका। दे वर प्रोबेबली टोल्ड नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वॉकड अपराइट, सीधे चलने लगे, ये सवाल बन सकता है। फिर ये सवाल तो है ही अगली लाइन वाला, ये तो आता ही है कि 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस आए, वो भी ईस्टर्न अफ्रीका में ग्रासलैंड में थे। एविडेंस मिलता है कि वो हंटेड करते थे स्टोन से, पर वो फ्रूट खाते थे। सम ऑफ द बोन अमंग द बोन डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, उनमें कुछ हड्डियाँ अलग मिली। दिस क्रीचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमोनिड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस। फिर होमो हैबिलिस पहले ह्यूमन जैसे मिले। होमो हैबिलिस की ब्रेन की कैपेसिटी याद करनी है, 650 से 800 सीसी आएगी पेपर में। ये मीट नहीं खाते थे, ये भी फ्रूट वगैरह खाते थे। और फॉसिल इन फिर इसके बाद लिखा है कि फॉसिल जो है जावा में मिले हैं कुछ, जो कि होमो इरेक्टस कहलाते हैं। 1.5 मिलियन ईयर एगो की बात है। जावा मैन पूछ लेगा कोई, जावा मैन होमो इरेक्टस है, आप इतना बता दोगे। फिर सवाल है कि इनका ब्रेन का साइज 900 सीसी होता है, मतलब होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आए, ऐसे करना याद। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस और आपका होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल, क्रोमैग्नोन और मॉडर्न मैन, ऐसा। तो 900 जो इनकी ब्रेनियल कैपेसिटी दी गई है, ब्रेन की कैपेसिटी है, याद करनी है आपको, ठीक है। होमो इरेक्टस मीट खाते थे, और निएंडरथल मैन इसके बाद हैं जिनका ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी है, और ये कह रहे हैं कि नियर द ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में आए। 1400 सीसी के बाद आपको क्रोमैग्नोन की बात किताब में नहीं है, ये क्रोमैग्नोन बने हुए हैं यहाँ पर ऑर्थोग्नेथस फेस के साथ, ये ऑर्थोग्नेथस है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नहीं, ये ये ऑर्थोग्नेथस, ये प्रोग्नेथस है, और ये हैं बीच वाले क्रोमैग्नोन। ये क्रोमैग्नोन की ब्रेन कैपेसिटी 1600 सीसी थी, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और ये निएंडरथल के बाद है, तो हमारे एंसेस्टर एक्चुअली ये हैं। और बिटवीन द 1 लाख to 40,000 ईयर बैक द यूज हाई टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरिड देयर डेड। तो इनको थोड़ा तमीज़ आई कि इन्होंने अपने मतलब जानने वालों को दबाना शुरू किया। होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव टू द अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप डिस्टिंक्ट रेसेस, मतलब काले गोरे बने। ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन 75,000 साल से 10,000 साल पहले की बात है।
होमोसेपियंस अरोज प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, गुफाओं में कलाकृति बनने लगी 18,000 साल पहले, 10,000 साल पहले खेती वेती करने लगे। मध्य प्रदेश में आपको आर्ट भीमबेटका में देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है, लेकिन इससे पीछे एक चीज़ छूट गई है, उसको बताते हुए चलते हैं। 2 फोटो हैं ये, इनसे सवाल जरूर आएंगे भाई। ये इसमें से तो मेरे को लगता है कि सवाल आएगा, ये पूछेंगे, ये तो याद कर लेना जरूर नीचे से ऊपर तक इस तरह से, ये लर्न करना है आपको कि कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइसिक, जुरेसिक, इस तरह से क्रिटेशियस, टर्सरी, है ना, ये एडवांस तक। और फिर आपको याद ये सवाल पूछा जा सकता है कि मैमल के डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है, तो आप बता दोगे मैमल में साइनेप्सिड जो है मैमल के डायरेक्ट एंसेस्टर है। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है आएगा पक्का, ठीक है। और बाकी आप नोट कर लेना, ये वाला सोरोप्सिड से फिर आपके ये बने, इस तरह से याद करना है। और इससे फिर आपके ये बने डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए, 65 मिलियन ईयर एगो की बात है, यानी क्रिटेशियस और टर्सरी दोनों के बीच की बात है ना। जुरासिक में पूरी दुनिया में डायनासोर छाए हुए थे, ये इनका पीरियड कहलाता है। इस तरह का आपको इसको देखना है ध्यान से। इसमें ज़्यादा सवाल जो आने वाला है वो मैमल वाला ही है, मेरे को वही लगता है वही आएगा, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ में से खूब सारे सवाल बनेंगे, थोड़ा ध्यान से इस तरह देखना है इसको। मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे देखना है कि जैसे जो स्टेरोफिल्म है, पहले तो ये याद करना है सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, टर्सरी, इस तरह याद करना है आपको ये। और फिर आपको ध्यान से देखना है ये वाली चीज़ कि जैसे जो स्टेरोफिल्म के एंसेस्टर कौन हैं, तो आप देखोगे ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स हैं। फिर आप बताओगे जो स्टेरोफिल्म, मतलब ऐसे पूछेंगे आर्बोरेस्टेंस लाइकोपोड, हर्बेसियस लाइकोपोड्स के एंसेस्टर कौन है डायरेक्ट, तो जो स्टेरोफिल्म है। आपसे पूछेंगे साइलोफाइटोन किस किस का एंसेस्टर है, देखो सबके, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इनका सबका एंसेस्टर साइलोफाइटोन लाइक प्लांट है, दे आर लाइक टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। फिर पूछेंगे साइलोफाइटोन का एंसेस्टर कौन है, तो राइना टाइप प्लांट है, राइना भी फॉसिल टेरिडोफाइटा है। इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। और फिर ऐसे पूछेंगे कि सीड फंड्स के एंसेस्टर कौन है, तो आप बता दो कि प्रोजिम्नोस्पर्म्स है। फिर आप बताओगे सीड फंड्स से कौन कौन बने हैं, डाइकोट, एंजियोस्पर्म और साइकेट्स बने हैं, ये पूछेंगे, ठीक है ना। और एक सवाल बता दूं आपको, नीटेल्स जो है ये जिम्नोस्पर्म का ऑर्डर है, इसमें सारे कैरेक्टर एडवांस एंजियोस्पर्म्स के मिलते हैं। ज़्यादातर कैरेक्टर्स में एंजियोस्पर्मिक होते हैं, पर ये नीटेल्स ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का, ध्यान रखना, ठीक है। इसके मेंबर है इफिड्रा बेल्विस्चिया, वो इसके मेंबर्स हैं। ध्यान रखना मोनोकोट्स जो है वो एडवांस होते हैं जिम्नो एंड डाइकोट से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और देख रहे हो जब ये फ्लोरिश कर रहे हैं तो ये क्रिटेशियस के बाद ज़्यादा फ्लोरिश कर रहे हैं, पहले कम कर रहे थे। ओरिजिन इनका कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। इस तरह के सवाल आपसे बनेंगे। डिवोनियन जो था वो एज ऑफ फिश है, कार्बोनिफेरस जो है वो एज ऑफ एम्फीबियन है, ठीक है ना। और जैसे आप देखोगे ब्रायोफाइटा के एंसेस्टर कहाँ से है, क्लोरोफाइट्स जो है वो ब्रायोफाइटा का एंसेस्टर हैं, ये आपको याद करना है। मतलब इस तरह से इसको आपको प्रॉपर देखना है, कौन कब फ्लोरिश कर रहा है। जब कोनीफर्स का ज़माना था तभी साइकेड्स का ज़माना था, और तभी फंड्स का, ये सवाल बन सकता है। मतलब जब फंड्स हैं दुनिया में तभी कोनीफर्स हैं और साइकेड्स भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा ये याद कर लेना, हॉर्स टेल जो है स्पिनोप्सिडा में आते हैं, ऐसा सवाल बन सकता है ना, ठीक है। तो खैर ये था चार्ट, और ये चैप्टर हो गया इवोल्यूशन ख़त्म। अगर आपको कुछ सवाल समझ में आए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सवाल आपको नीट में यहीं से मिलेंगे जहाँ मैंने बोल लिया, मार्क कर लेना इतना। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, दोस्तों को शेयर करना। और पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में एक एक वीडियो का लिंक है, प्रॉपर जाके देख लेना। अगर आप 11वीं क्लास की वीडियो नहीं देख रहे तो इसी प्लेलिस्ट में आपको 11वीं क्लास वाली वीडियो भी मिलने वाली हैं। बस आपका जिनका बोर्ड का एग्जाम है वो खत्म हो जाए तो उसके बाद 11वीं की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो हम नीट से पहले कवर कर देंगे सिलेबस को, बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट की वीडियो भी चैनल पर मिलेंगी। मैं बात को सपोर्ट करूँगा बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए, गुड नाइट।